प्रिया राठौर आपके लिए एक बार फिर से चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड की तैयारी चल रही है उसमें लेकर आई हूं। और आज हम कुछ मिक्स टाइप के छोटे बड़े और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वैसे हमने मिक्स टाइप के एक बार पहले भी क्वेश्चन आंसर किए थे, उनमें भी इस चैप्टर को शामिल किया है, लेकिन बच्चों का कहना था कि मैम हमें एक अलग से चैप्टर के हिसाब से दे दो, तो इसीलिए आज हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस चैप्टर भी इसके साथ आपका कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आए हुए हैं या जिनके आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ जो भी है यहाँ का हर एक क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, अगर हम कोई टॉपिक करते हैं, जैसे कि आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं प्रतिबंधित एंजाइम नाम का कोई टॉपिक करें, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिबंधित एंजाइम का मैंने नामकरण का क्वेश्चन लिखा है तो भाई प्रतिबंधित एंजाइम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नामकरण, उसका अगर हम बात करें कि वो क्या करता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये PBr 322 क्या है। अब हमें पता तो है क्या है, लेकिन इसे लिखे कैसे, है ना। कई बार हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन बोर्ड ज्यादा पूछता है जहां पे बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, अपने शब्दों का यूज करना पड़े। भाई रटा रटा है तो सब लिखेंगे, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा अपनी फॉर्म में क्या बना पता है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो PBr 322 क्या है भाई, हमें पता है एक प्लाज्मिड है जिसका काम हम क्या कर रहे हैं, क्लोनिंग के लिए कर रहे हैं, और बच्चा ढेर सारी 10 लाइनें लिखेगा। भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के हिसाब से लिख दो। तो क्या लिखोगे, यह एक प्लाज्मिड है जिसका उपयोग आणविक क्लोनिंग में सर्वाधिक होता है। इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में वांछित जीन को जोड़ने तथा उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। एक लाइन और मेरी तरफ से एक्स्ट्रा लिख देना अगर आपको लग रहा हो 1 नंबर कम है। लेकिन देखो, हमेशा से मैंने कहा मेरे पास सब तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे जिनको बहुत अच्छा याद होता है तो वो ये एक्स्ट्रा लाइन लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कहे अभी मैं 4 लाइन लिख दूंगी तो बच्चा कहेगा यार ये तो बहुत बड़ा है, मेरे से याद नहीं होगा, इसलिए मुझे सबके हिसाब से तैयारी करानी पड़ती है। तो ये कॉमन है, 2 लाइन आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। पूरा चैप्टर रटा हुआ है भाई, हमें जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा में हम उलझे हुए हैं। हालांकि हमने वन शॉट और नोट्स दोनों में क्लास के अंदर जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखी है। तो क्या जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखोगे, सूक्ष्म जीव, जंतु, पादप कोशिका व उनके अवयवों के नियंत्रण उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों, सेवाओं के उत्पादन को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। एक जो हमें एनसीईआरटी ने दी है वो तो परफेक्ट है, वो परिभाषा याद हो जाए तो बढ़िया है। ये थोड़ी सी उससे सिंपल प्रकार की है जो मैंने क्लास में लिखवाई थी। वो मैंने कहा था कि वो ऑथेंटिक है क्योंकि वो फेडरेशन यूरोप ने दी हुई है ना, एक फेडरेशन है उसने दी हुई है, तो वो ज्यादा अच्छी है, एनसीईआरटी की है। ये थोड़ा सा मैंने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, तो बच्चों के लिए ऑप्शन खुल जाता है। आप मेरी क्लास वाली लिख सकते हैं, नोट्स वाली लिख सकते हैं, या ये वाली लिख सकते हैं। तो आज हम दोनों तरह के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बच्चे ज्यादा देखते हैं जो चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। आणविक कैचिया या रासायनिक सूत्र, बार बार कहा है, इसका नाम तो रटी लो। आणविक कैची किसे कहते हैं, प्रतिबंधित एंजाइम किसे कहते हैं, ये सब एक ही चीजें हैं। प्रतिबंधित एंजाइम बोलूं, आणविक कैची बोलूं, रासायनिक चाकू बोलूं, और इंग्लिश में क्या बोलूं, मॉलिक्यूलर सीजर, यहाँ पे जगह नहीं है, मॉलिक्यूलर सीजर बोलूं, सब में एक ही रामायण है, वो है प्रतिबंधित एंजाइम। और क्या बोल सकती हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें क्या आते हैं भाई, प्रतिबंधित एंजाइम आते हैं, इन्हीं का इंग्लिश नेम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। तो इसका इंग्लिश नाम भी आपको हिंदी में याद करना है क्योंकि कई बार तो यही क्वेश्चन आता है, क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उदाहरण लिख सकते हो अपनी मर्जी से, एक्स्ट्रा के हिसाब से क्या लिख सकते हो भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से हैं। तो हमने कहा इको R1 है, ठीक है, हिंड सेकेंड है, काफी है, 2 मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट की तरफ प्रतिबंधित एंजाइम के उदाहरण, क्वेश्चन ही आ गया भाई, ठीक है। तो ये आपको तैयार रहना चाहिए, क्या है, ये छोटे छोटे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। इको R1, हिंड सेकेंड, उसके बाद हिंड थर्ड, साल 1, बाम H1, 2 मैंने ऊपर भी लिख दिए। तो आपसे ये भी पूछेगा तो एग्जाम्पल लिख के आएंगे, आपसे पूछिए आणविक कैची क्या है। आणविक कैची एक प्रतिबंधित रासायनिक एंजाइम है जो DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं।
है ना, इस पे भी परिभाषा बन सकती है जो अभी मैंने बोली। ठीक है, तो उसको लिख लें कि आणविक कैची करके क्वेश्चन आ जाए तो क्या परिभाषा लिखूं, जो मैंने अभी बोल के बताई। नेक्स्ट है इको R1 एंजाइम में इको शब्द की उत्पत्ति कैसे की गई है। ठीक है, तो जो हमारा इको है या इको R1 अभी हम लिख कर आए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो क्या है कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें नामकरण पता होना चाहिए कि प्रतिबंधित एंजाइमों का नामकरण कैसे करते हैं। तो प्रतिबंधित एंजाइम में जो हम नामकरण करते हैं उसमें आगे का जो फर्स्ट लेटर होता है, आगे का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, उस बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव का नाम होता है। जैसे यहाँ पे ई का मतलब क्या है, इस्चेरिचिया है। फिर जो उसकी स्पीशीज है वो कोलाई है, तो यहाँ पे उसका जो सेकंड लेटर होते हैं, सेकंड और थर्ड लेटर वो स्मॉल में लिखे जाते हैं और वो उसकी स्पीशीज होती है। उसके बाद अगर कोई स्ट्रैंड है, उसका विभेद है, तो वो आर इस तरह से लिखा जाता है और वो कौन से नंबर पे खोजा गया है उसे हम रोमन नंबर में लिखते हैं। तो हमें सिर्फ पूछा गया है कि इको शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ई का मतलब इस्चेरिचिया से है और सीओ का मतलब कोलाई से है, क्योंकि ये इस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं कि यह एंजाइम इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु से प्राप्त होता है, जिसे इको शब्द में ई अक्षर इस्चेरिचिया और सीओ शब्द कोलाई को करता है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ इस्चेरिचिया इस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट है वाहक डीएनए से वांछित डीएनए खंड को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है। भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप साथ साथ आंसर देते जा रहे होंगे, क्योंकि इतने लंबे लंबे नहीं है आंसर कि आप एमसीक्यू की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ इसके आंसर देते जाए, आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या है भाई, वाहक डीएनए को वांछित डीएनए से जोड़ना है। भाई जोड़ने का, दो डीएनए को जहां पे भी जोड़ना है वहां पे एक ही एंजाइम काम में आता है और वो है लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर लिखना है। वह कौन सी विधि है जिसमें डीएनए के एक खंड के टुकड़े से कुछ ही घंटों में करोड़ों प्रतियां बनाई जा सकती है। ये भाई लाइन से उठाए हुए क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन। बताओ क्या था जिसके अंदर हम डीएनए के एक छोटे से खंड से करोड़ों डीएनए, लाखों डीएनए बना रहे थे। क्या था वो, पीसीआर मेथड, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम कह रहे थे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर। ठीक है, तो आपको पीसीआर के बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। आई होप आपके आंसर सही हो। अब है PBR 322 में कौन से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। तो ये आपको पता है, PBR का पूरा आपके डायग्राम दे रखा है भाई। वो डायग्राम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिखा है उसमें जो डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं करा रही हूँ, लेकिन मैं उसे बोलती जा रही हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती जाए। जैसे जो चित्र है PBR 322 का, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको 2 या 3 नंबर में, 5 नंबर में बोल दे कि PBR 322 का नामांकित चित्र बनाओ, इंपॉर्टेंट डायग्राम के अंदर आएगा। शायद मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम के अंदर इसको बनाया भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डायग्राम में आपको पता होना चाहिए कि इस पे जो प्रतिरोधी जीन है, एक तो AMP है ना, और एक कौन सा है, टेट है। उसके अलावा इसमें बाम, H1, PVU, याद आ रहा है कुछ, PST है ना, ऐसे साइट भी हैं। दूसरे प्रकार के जो प्रतिबंधित एंजाइम्स हैं, जो प्लाज्मिड है, उनके साइट्स भी हैं इसमें। ओराई स्थल भी है यहाँ पे। ठीक है, रफ एक डायग्राम थोड़ा सा आपको याद आ जाए इसलिए मैंने बना दिया। तो भाई एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रतिरोधी है और इसीलिए फिर हम इसको सेलेक्टिव मार्कर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाए कि निम्न के बीच क्या विभेद है। अब देखो यहाँ पे अपने अध्यापक से, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ये मॉडल पेपर के अंदर आया हुआ है। सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट एमपी बोर्ड के जो मॉडल पेपर है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, कॉपी एकदम। ठीक है, तो भाई अब ये ऐसे तो नहीं बोलेगा वो अपने अध्यापक की चर्चा करो, वो दे देगा निम्न में अंतर बताओ। ठीक है, अंदर कैसे करोगे ये बताओ। तो सबसे पहला है प्लाज्मिड और गुणसूत्र, दूसरा है आरएनए डीएनए। ये दोनों ही सवाल आए हुए हैं, एक बार नहीं बार बार। ठीक है, और एक्सो और एंडो, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है इस चैप्टर के। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अगर बनता है तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्र डीएनए की। मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूं, अभी तक का इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट
है ना, बॉस। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम प्लाज्मिड में देखेंगे, फिर आरएनए में, फिर एंडोन्यूक्लियस में आपको बता दूंगी। चलो एक्सो और एंडो में यहीं पे अंतर बता दूं क्या? वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्सो और एंडो में मैं यहीं पे डिफरेंस बता देती हूँ, फिर हम प्लाज्मिड और आरएनए को डिटेल में करेंगे। एक्सो क्या है? ऐसे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो क्या करते हैं, डीएनए को सिरों से काटते हैं। ये क्या करते हैं भाई? सिरों से काटते हैं, एज से काटते हैं। एक्सो का मतलब बाहर। अच्छा, इसका एक बार हिंदी में भी आया हुआ है, बाहरी प्रतिबंधित एंजाइम क्या होते हैं? बच्चा ढेर, अरे एक्सोन्यूक्लियस को ही कह रहा है। और ये क्या करते हैं? ये डीएनए को बीच से काटते हैं। ये दोनों में मेन फर्क है, एक फर्क है बेसिक, वो यही है। तो इसको मैं लिखूंगी नहीं, मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। अभी ये दोनों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला अंतर हमसे बोल रहा था प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्र में क्या अंतर है। ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है एमपी बोर्ड वाले पेपर के अंदर, वहां पे भी मैंने बोला था, और इंपॉर्टेंट में भी कराया हुआ है, लेकिन फिर से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, इसीलिए। एक मिक्स वाले में भी मैंने बहुत सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो चले बात करें यहाँ पे गुणसूत्री डीएनए, जो नॉर्मल डीएनए होता है हमारा क्रोमोसोम, और ये होता है प्लाज्मिड। सबसे पहले मैं बता देती हूँ प्लाज्मिड डीएनए होता क्या है। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें एक अपना पर्सनल डीएनए तो पाया ही जाता है, जिसको कहते हैं गुणसूत्र डीएनए। ये गुणसूत्र डीएनए है, सुनना मेरी बात, हम में भी होता है गुणसूत्र डीएनए, पर इनके पास एक चमत्कारिक पदार्थ है जिसका नाम है प्लाज्मिड। ये इनके पास प्लाज्मिड भी होता है। ये प्लाज्मिड क्या है? ये भी डीएनए है, तो ये भी डीएनए, लेकिन इसको प्लाज्मिड क्यों कह रहे हैं? इसको अलग नाम क्यों दिया? पहला, इस प्लाज्मिड का दूसरा, आपको एक चीज और याद रखनी है, इसका एक और नाम क्या है? अतिरिक्त डीएनए भी कहते हैं इसको, अतिरिक्त डीएनए। तो हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने के लिए आपको दे दे अतिरिक्त डीएनए और गुणसूत्र डीएनए में क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए कि अतिरिक्त डीएनए प्लाज्मिड को ही कह रहे हैं। ये बैक्टीरिया में, हम में प्लाज्मिड नहीं पाए जाते, ठीक है। कुछ बच्चे जो बड़े कंफ्यूज होंगे मेरी बात को सुन के। अब ये इसमें क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये मेन डीएनए, सारी आनुवंशिक क्रियाएं, सारी उपापचयी क्रियाएं इससे होनी है बैक्टीरिया की। ये है वेला, फ्री है, एकदम फ्री फोकट का। क्या काम है इसका? बैक्टीरिया के अंदर रहना और अपनी कॉपीज बढ़ाना, बस इसका यही काम होता है, और इसीलिए हम इसको कॉपी नंबर भी कहते हैं। हर बैक्टीरिया में एक से ज्यादा प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, कई बैक्टीरिया में तो 100 प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी बनाता रहता है, और इसी खूबी का यूज हम जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। तो बात समझ में आई क्या अंतर है? दो अंतर तो यहीं पे खत्म हो गए। तो बस यही लिखना है, आकार में बड़ा और जीन अधिक संख्या में होते हैं। ये बड़ा है आकार में, और इसमें संख्या में जीन भी ज्यादा है, क्योंकि सारे कैरेक्टर, सारी चीजें यहीं से आनी है, ठीक है। आकार में छोटा, जीन की संख्या कम होती है, इसमें जीन की संख्या कम होती है, ये छोटे होते हैं। जीवाणु के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, भाई सारी क्रियाएं यही कर रहा है। अगर आप इसको निकाल दोगे तो बैक्टीरिया बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको निकाल दोगे प्लाज्मिड को, तो इसको कुछ नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाल देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो हम निकाल के यूज कर रहे हैं। इसके निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कुछ काम ही नहीं कर रहा, वेला है, निकम्मा टाइप का है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम आया ये, ठीक है। प्लाज्मिड की आनुवंशिक सूचनाएं जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई आनुवंशिक सूचना नहीं दे रहा। प्रतिरोधकता जीन अनुपस्थित है, लेकिन अब इसकी भाई बहुत बुराई कर ली, थोड़ी सी बड़ाई भी कर लेते हैं। ये जो हमारा डीएनए, गुणसूत्र का वाला डीएनए, इसमें कोई प्रतिबंधित एंजाइम नहीं पाए, मतलब प्रतिरोधी एंजाइम नहीं पाए जाते, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जैसी चीजें नहीं पाई जाती, ठीक है। जबकि इसमें क्या है? एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, इसमें एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन जैसी चीजें पाई जाती है। प्लस इसमें कोई ओरा स्थल नहीं है। ओरा स्थल क्या थे? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो सुन ही लो। ओरा स्थल क्या होते हैं? प्लाज्मिड पे वह स्थान जो उसकी प्रतिकृति बनाने के लिए, मतलब ये कॉपी ऐसे ही नहीं बना सकता जब तक इसके पास ओरा स्थल नहीं होता, प्रतिकृतिकरण स्थल नहीं होता, तो ये अपनी कॉपी नहीं बना सकता। इसीलिए तो ये नहीं बना पा रहा, इसके पास कोई ओरा स्थल नहीं है, तो ये अपनी कॉपी नहीं बना पाता। ये बना पाता है। डुप्लीकेशन अलग चीज है, आप बोलोगे मैम डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसे जिस स्पीड से ये बना रहा है वैसे नहीं बना पाता, ठीक है। तो ये इसके पास क्या होते हैं? प्लाज्मिड के पास ओराई स्थल होते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने पीबीआर का बनाया था उसमें बताया भी था। ये संख्या में एक है,
ठीक है, लेकिन ये संख्या में सैकड़ों हो सकते हैं। मैंने कहा था ना, काम ही इसका कॉपी बनाना है, कॉपी बना बना के 100-200 कॉपी पड़ी रहती है। समयुग्मन में भाग नहीं लेते, ठीक है, ये क्या होंगे, समयुग्मन में भाग नहीं लेते। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर जो जनन होता है, समयुग्मन होता है, मतलब 2 बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं, तो वो इस वाले डीएनए को एक्सचेंज नहीं करते, प्लाज्मिड को एक्सचेंज करते हैं। बताओ, वेली चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं। सही में बैक्टीरिया में दिमाग नहीं है। समयुग्मन में भाग लेते हैं, ये एक्सचेंज होता है। अगर किसी ने थोड़ा सा क्लास 11 पढ़ा है, F1 F- ऐसे पढ़ा होगा, है ना, ये एक दूसरे में एक्सचेंज होता है इनमें, ठीक है। तो ये अंतर आपको लिखना है, ये अंतर समझ गए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमसे पूछा है डीएनए और आरएनए में अंतर, तो डीएनए आरएनए में भी अंतर लिख देते हैं। वैसे तो सिंपल सा है, आप लिख लेंगे, लेकिन फिर भी सामान्य द्विरज्जुकी होते हैं। सारे डीएनए जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, है ना। ऐसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया था ना हमने, और आपको पता ही है वॉटसन क्रिक का मॉडल तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट कह के उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हम। 4 जो मॉडल पेपर किए हमने, आरबीएससी, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, चारों में वॉटसन क्रिक है किसी ना किसी रूप में, तो उसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, डीएनए द्विरज्जुकी होता है, लेकिन यहाँ पे अपवाद है। अपवाद आप छोड़ सकते हैं, जिनको याद हो जाए बढ़िया है, अच्छा रहेगा, नहीं तो छोड़ देना। कौन है, 5x174, ये एक वायरस है, नाम है भाई इसका, हंसने का नहीं, नाम है अपना। आप भी तो लगाते हो वो अजीब अजीब से नाम यहाँ पे, है ना, पता नहीं कौन से गेमिंग पावर, है ना, लर्न एंड शेयर, लवर, है ना, पता नहीं क्या क्या ही नाम लगाते हो, अपने नामों को बिगाड़ते हो। इधर यहाँ पे ये जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है, वो है रियो वायरस, ठीक है, वायरस का नाम है ये भी। इनमें पेंटोस डीऑक्सीराइबो होती है, पता ही है आपको, ऐसी होती है, ऐसी होती है भाई पेंटोस शर्करा इसकी। इसमें क्या होती है भाई, पेंटोस शुगर जो है उसमें आपको पता है 2nd नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए डीऑक्सीराइबो प्रकार की पेंटोज है। इसमें कौन सी होती है, इसमें ऑक्सीराइबो प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें दूसरे नंबर के कार्बन में जो होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, पेंटोस शर्करा डीऑक्सी होती है, इसमें पेंटोस शर्करा राइबोज होती है। राइबोज का मतलब ही यही है कि उसके ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। आप चाहो तो भाई यहाँ पे डीऑक्सी लिखा है तो यहाँ पे ऑक्सीराइबोज लिख सकते हो, अगर आपको ज्यादा ऐसे फील हो रहा है कि नहीं मैम अंतर नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे पिरिमिडीन जो है वो थाइमीन और साइटोसाइन होते हैं, जबकि आरएनए में आपको पता है यूरेसिल होता है, जो थाइमीन है उसकी जगह। अधिकांश जीवों में, वास्तविक सभी कोशिका जीवों में आनुवंशिक पदार्थ, सभी मैक्सिमम जितने भी यूनिवर्स के अंदर पाए जा रहे जीव हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है वायरस। वो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इस चैप्टर से नहीं दूसरे चैप्टर से लिंक्ड। पश्य विषाणु का नाम बताओ, ये पश्य विषाणु है। पश्य विषाणु किसको कहते हैं, जिनमें आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, क्या होता है, आरएनए होता है। और ये हम बायोटेक्नोलॉजी में काम में भी लेते हैं, क्योंकि इन्हें डीएनए बनाना पड़ेगा अगर प्रोटीन बनाना है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ये, ठीक है। तो इनमें कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है, बाकी सब में डीएनए होता है। कार्य क्या है, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं कुछ जीवों में आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण, जैसे वायरस में कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास डीएनए नहीं है, आरएनए वायरस में, ना सारे वायरसेस में नहीं। साथ में दूत के रूप में भी काम करते हैं, मैसेंजर आरएनए बनता है इससे, एमआरएनए, है ना, प्रोटीन का मैसेज लेके प्रोटीन बनाएगा ये आगे, ठीक है। और संरचनात्मक अणु के रूप में एंजाइम का निर्माण भी करते हैं, प्रोटीन वगैरह बनाते हैं। रासायनिक व कार्य के रूप से अस्थिर अंत उत्परिवर्तन नहीं होता। जब हमने बात की थी वो चैप्टर नंबर 5th और 6th में कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ क्यों है दुनिया में, आरएनए क्यों नहीं बन पाया, तो हमने कहा था कि डीएनए का पहले तो देखो इसकी ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये इसको स्थायी बनाती है। दूसरा ये डबल स्टैंडर्ड है भाई, पेयर बना हुआ है इसका, शादीशुदा है ये, पेयरिंग पहले से इसकी सेटल है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, स्थिर रहता है, तो ज्यादा इसमें म्यूटेशन के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, नहीं हो पाता भाई, रिलैक्स रहता है। ये क्या बेचारा अकेला बैचलर उतारू ज्यादा सक्रिय रहता है, तो ये प्रकृति में स्टेबल नहीं रह पाता, इसलिए ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। इसका स्थान किसने ले लिया, डीएनए ले लिया। ऐसी बातें की थी हमने बहकी, ठीक है। तो ये जो है ये क्या रहता है, कम स्थिर है, तो ये अंतर लिख लेंगे बिल्कुल। चले आगे,
एक्सो एंडो मैंने ओरली बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया, इसको मैंने ओरली बता दिया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्द का विस्तार बताइए। ये भी आ सकता है, ये शायद एनसीईआरटी का ही है मेरे हिसाब से, पता नहीं, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन हाँ ये फुल फॉर्म वाला टॉपिक देख लो आप। इससे देखो जीएमओ क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आनुवांशिक रूपांतरित जीव, हिंदी के अंदर क्या बोल रहे हैं। लेकिन देखो जब भी फुल फॉर्म पूछी जाती है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी आपको फुल फॉर्म दी जाती है तो हमेशा अल्फाबेटिकली जो उसकी फुल फॉर्म है ना वही लिखा करो। जैसे कि जीएमओ है तो आप उसको आनुवांशिक रूपांतरित जीव मत लिखना, अच्छा नहीं लगता है भाई। इसकी फुल फॉर्म पूछी है, भले इस इंग्लिश को हिंदी में लिख दो, इस इंग्लिश को हिंदी में लिख दो आप। जैसे मैं अभी सारी लिख के बताऊंगी, यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना, ऐसे इंग्लिश में लिख दो, लेकिन उसके अल्फाबेट कवर हो जाने चाहिए। अभी इसका आप आनुवांशिक रूपांतरित जीव लिखोगे, भाई कहाँ आ और कहाँ जी, फुल फॉर्म पूछ रहा है ना आपसे, मीनिंग थोड़ी पूछ रहा है। तो जहां तक पॉसिबल है, मेरा ऐसा मानना है, आपको इसकी ऐसे इंग्लिश वाली ही लिखनी चाहिए, और इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखी थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा। अच्छा, एक जो है अभी मैंने कहा था जैव प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा में एनसीईआरटी से लिखी हुई है, वो किसने दी है, वो इन्होंने दी है, EFB। शायद हमने क्लास में इसको डिस्कस नहीं किया है, मुझे याद नहीं है। EFB क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से ज्यादा देख ले। जो बच्चे अगर नहीं है नोट्स में तो इसको नोट कर ले। इन्होंने ही जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी है जो हमें एनसीईआरटी में दी हुई है, वो इनके द्वारा दी गई है। ये क्या है मैं बोल रही हूं, आप चाहे तो इसको हिंदी में लिख ले, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पीसीआर की तो पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात करके आए हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पीबीआर क्या है, पीबीआर की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी जब हमने अभी तो गया है शायद इसका वन शॉट, उस वन शॉट के अंदर भी मैंने बोला था इसका फुल फॉर्म याद कर लें, क्योंकि एक बार पूछी हुई है किसी बोर्ड के अंदर। पीबीआर की फुल फॉर्म क्या है, प्लाज्मिड बॉलिवियर रोड्रिगेज, प्लाज्मिड बॉलिवियर रोड्रिगेज, ठीक है। तो लिख लेंगे, लिख दूं मैं, बोलिवियर रोड्रिगेज, ठीक है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो अभी तक अगर आपने नहीं लिखी है, वैसे तो हमने बात की है इसके बारे में, लेकिन नहीं लिखी है तो लिख लें। ई कोलाई की तो अभी जस्ट क्वेश्चन भी देख के आए हैं, इस्चेरिचिया कोलाई, तो ये वाली बहुत बार पूछी है, ये पूछी है, और जीएमओ भी पूछा हुआ है काफी बार। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है इस चैप्टर की, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये भी एनसीईआरटी का है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब तीनों एक साथ नहीं आए, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन में आए। एक बार बायोरिएक्टर आया हुआ है, एक बार आनुवंशिक प्रभाव संसाधन आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखें। सबसे पहला है प्रतिकृति उद्गम, जिसको अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए हैं। इनको क्या कहते हैं, ओराई स्थल कहते हैं, उत्पत्ति स्थल भी कहते हैं इनको, तो दूसरा नाम भी याद रखें, ठीक है। यह एक डीएनए अनुक्रम होता है जो प्रतिकृति प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे लिख रही हूं मैं शॉर्ट में, इसको क्या बोलते हैं, ओराई स्थल भी बोलते हैं। तो देखो हिंदी वाला तो भयानक सा डरावना दिख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रतिकृति करवा रहा है वो ओराई स्थल की बात कर रहा है। और क्या नाम है इसका, उत्पत्ति स्थल भी बोल रहे हैं इसको। तो दोनों तीनों नाम याद करें इसके, ठीक है। ऐसे स्थल या ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो इसकी कॉपी बनाने के वक्त इसको चाहिए, अगर ये स्थल नहीं होंगे तो उस प्लाज्मिड की कॉपी नहीं बनती, ओराई स्थल होना जरूरी है, आवश्यक होता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में काम आने वाले वाहक में प्रतिकृति का उद्भवन होना आवश्यक है। यही तो हमने क्लोनिंग वेक्टर की एक खासियत गिनी थी कि उसमें ओराई स्थल होना जरूरी है। दूसरा, उसमें प्रतिरोधकता वाले जीन होने चाहिए, जैसे कि पीबीआर में है, तभी तो पीबीआर बड़ा फेमस है। जब कोई डीएनए खंड इस प्रतिकृति के उद्भवन से जुड़ता है तो ही उसका क्या हो पाता है, प्रतिकृतिकरण संभव हो पाता है। अगर आप प्लाज्मिड कोई है और उसमें ओराई स्थल नहीं है, उसमें अपना वांछित जीन जोड़ दोगे तो वो उसकी कॉपी नहीं बनेगी, क्योंकि भाई प्लाज्मिड के पास ओराई स्थल है ही नहीं, ठीक। चले, दूसरा है बायोरिएक्टर। ये तो पूरा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में आ जाए एक नंबर में तो क्या लिखोगे, तो बायोरिएक्टर क्या थे,
तो हमें बताया गया है कि बायोरिएक्टर जो है वो बड़े बड़े टैंकर हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा वांछित उत्पाद बना रहे हैं सूक्ष्म जीवों की मदद से। तो इसमें सूक्ष्म जीव, पादप जंतु मानव कोशिका की सहायता से कच्चे पदार्थ को जैविक विशिष्ट उत्पादों और व्यष्टि एंजाइम में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर द्वारा वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूलन परिस्थितियां उत्पन्न। क्या क्या होता है इसमें? पीएच कंट्रोलर होता है, थोड़ा सा अगर ज्यादा नंबर में आ जाए तो ये चीजें ऐड कर देना। पीएच कंट्रोलर होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर होता है ना, वायु के लिए स्थान होता है, ऑक्सीजन के लिए, जंग नहीं लगता इन पे, ठीक है। और बड़ी मात्रा में हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैविक उत्पाद बना सकते हैं। अब ये दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के देखे थे, एक तो विलोडक रिएक्टर देखे थे हमने, सबसे ज्यादा काम में आते हैं, और एक वो स्पार्ज्ड वाले देखे थे जहां पे बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। तो वो चाहे तो प्रकार भी लिख सकते हो, अगर ज्यादा नंबर में आए तो इसमें प्रकार ऐड कर देना। एक तो विलोडक और दूसरे स्पार्ज वाले, स्पार्ज्ड। नेक्स्ट, अनुप्रवाह संसाधन, इसको क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? इसका इंग्लिश नाम भी याद करना है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कह रहे हैं। क्या किया जाता है? सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो था इस चैप्टर का, जहां पे हम क्या करते हैं, जो भी जैविक उत्पाद बनता है उसका परिशुद्धिकरण करते हैं ना, उसका शोधन, परिशुद्धिकरण करते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। 3 स्टेप बताए थे हमें एनसीईआरटी ने। एक तो बताया था शोधन, जगह नहीं यहाँ पे, शोधन, परिशुद्धिकरण, और तीसरा हमें बताया था परिरक्षण ऐड करना, प्रिजर्वेटिव ऐड करना। तो वो चीजें देखो थोड़ी थोड़ी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, वो आपको परमिशन है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप काम करो। तो सबसे पहले है संवेदन द्वारा जैव संश्लेषण पूरा होने पर वांछित उत्पाद में पृथक्करण, शुद्धिकरण किया जाता है और सामूहिक रूप से इसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, जिसको प्रोसेसिंग भी बोला हमने, डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। वांछित उत्पाद का निष्कर्षण किया जाता है। अब ये एक और आ सकता है शॉर्ट नोट में, इसको मैं नंबर 4 डाल देती हूँ कि निवेशी निष्क्रियता क्या है। तो हमने जो वर्णात्मक चयन पढ़ा था, सेलेक्टिव मार्कर, उसमें एक एनसीईआरटी के अंदर हेडिंग डाल के दिया हुआ है निवेशी निष्क्रियता। ये क्या था? इसमें हमने वो बीटा गैलेक्टोज वाला पढ़ा था कि जो पीवीयू होता है वाला जो जीन होता है, पीयूवी वाला वो प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर जो सेलेक्टिव मार्कर होता है वो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन नहीं होते, उसके पास बीटा गैलेक्टोज का जीन होता है जो ब्लू कलर देता है। तो हम बीटा गैलेक्टोज का जीन निकाल के उसकी जगह हमारा वांछित जीन जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने जो बीटा गैलेक्टोज का जीन था उसकी जगह हमारा वांछित जीन जोड़ दिया। तो बीटा गैलेक्टोज का जीन अब क्या हो चुका है, अगर टेक्निकली लैंग्वेज में हम बोले तो वो निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि हमने उसको निकाल दिया है। तो ये क्या है, निवेशी निष्क्रियता। आपने किसी चीज का निवेश करके उस चीज को निष्क्रिय कर दिया है, तो इसीलिए ये हेडिंग डली हुई है निवेशी निष्क्रियता। क्या किया था हमने इसमें, वी जातीय डीएनए को प्लाज्मिड, परिभाषा कैसे लिखोगे देख लो इसकी, वी जातीय डीएनए को प्लाज्मिड या अन्य वाहक में निवेशित, निवेशित का मतलब प्रवेश कराकर, पर वाहक का कोई जीन विशेष निष्क्रिय हो जाता है तो इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। आ सकता है क्वेश्चन, निशस्त्रीकरण रोगजनक वाहक, जब रोगजनक, अच्छा ये वाला जो है ये 4th है बच्चों, ये वाला, ये यहां से निशस्त्रीकरण रोगजनक क्या कहलाते हैं, जिनको हमने एक दूसरे नाम से पढ़ा है अहानिकारक, अहानिकारक रोग, ठीक है। निशस्त्रीकरण कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया था, हमने कहा था कि एग्रोबैक्टीरियम और पश्य विषाणु को हम जंतु और पादप में यूज करते हैं, लेकिन ऐसे यूज नहीं करते, उसको पहले अहानिकारक कर देते हैं, मतलब उसके शस्त्र निकाल देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब रोगजनक वाहक को अरोगजनक वाहक में बदल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निशस्त्रीकरण। उदाहरण क्या है इसके, एक तो पश्य विषाणु जो हम जंतुओं के लिए यूज कर रहे थे, उसको उसका हानिकारक चीज निकाल के, और एक हमने पढ़ा था टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, ठीक है। और इसमें क्या उदाहरण दे सकते हो, जो मैंने बोला अभी,
बीटा गैलेक्टोज वाला हमने लिखा है, नोट्स के अंदर भी है, जो हमने वर्णात्मक चिन्ह किया है वन शॉट में, काफी जगहों पे किया हुआ है तो आप देख सकते हो, पर ये तो एक एक नंबर में आए तो हमें कैसे लिखना है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं अभी। ठीक है, ये रहा वर्णात्मक योग्य। इसमें हमने क्या किया था, तो ये सारा आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको बस समझा देती हूँ। क्या करते हैं हम, इसको भी चिन्ह की तरह यूज करते हैं कि हमारी जो कोशिका है उसमें वांछित जीन हमने जो डाला है, डीएनए जो डाला है वो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो रूपांतरित कोशिका को ढूंढने के लिए हम क्या ट्रिक आजमाते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है उसमें दो तरह के क्या पाए जाते हैं, प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, एक तो एम्पिसिलिन और एक टेट यानी कि टेट्रासाइक्लिन। तो हम क्या करते हैं, हमें आगे जाके ये पता करना है कि हमारी कोशिका रूपांतरित हुई है या नहीं, मतलब हमारा डीएनए इस प्लाज्मिड के अंदर जुड़ा है कि नहीं, ये चेक करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो वांछित डीएनए खंड है उसको टेट की जगह जोड़ देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि काफी हमने वन शॉट भी कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू काफी बार रिपीट हो चुका है और ये भी मॉडल पेपर के अंदर आया हुआ है वर्णात्मक चिन्ह वाला, इसलिए भी इसको ध्यान रखिए, इस साल के मॉडल पेपर में आया हुआ है ये। तो हम क्या करते हैं, इस टेट को निकाल देते हैं, एएमपी को तो रहने देते हैं, एम्पिसिलिन को, टेट की जगह हमारा वांछित जीन जोड़ देते हैं। तो अब अगर मैं इसको टेट दूंगी तो ये मर जाएगा, क्योंकि पहले तो इसके पास टेट का प्रतिरोधी जीन था तो टेट से बचा रहा था इसको टेट्रासाइक्लिन से, टेट मतलब टेट्रासाइक्लिन। अब इसको टेट्रासाइक्लिन दूंगी तो ये मर जाएगा। अगर ये मर गया तब तो हमें ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारा डीएनए इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें सारे को नहीं मारना है, हम वो नाइट्रोसेल्यूलोज की लेयर रखते हैं, है ना, सारा प्रोसेस बताया था आपको। तो ये आपको इसके बारे में लिखना है कि ये वर्णात्मक चिन्ह क्या करते हैं, सेलेक्टिव मार्कर्स होते हैं और ये हमारी रूपांतरित कोशिका को अरूपांतरित कोशिका से ढूंढने में मदद करते हैं कि हमारा काम हुआ है या नहीं, उसकी क्या करते हैं, हमें सिक्योरिटी देते हैं। और उसके लिए आपको पता है प्लाज्मिड के अंदर एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेलिन, टेट्रासाइक्लिन जो है केनामाइसिन प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ई कोलाई के अंदर प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। तो इनमें से किसी का भी यूज हम कर सकते हैं। पीबीआर 322 में कौन कौन से पाए जाते हैं, अभी क्वेश्चन भी किया हमने, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो ये लिख सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ई कोलाई पीबीआर 322 में कौन कौन से मिल रहे हैं हमें, इसके अलावा प्रतिबंधित स्थल भी मिलते हैं हमें पीबीआर के अंदर, और ये सारे हमें प्रतिरोधी जीन, ये खासियत है पीबीआर की, अगर शॉर्ट में देखना चाहते हो तो इसके अंदर ये प्रकार के। एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पीबीआर 322 में और किस प्रकार के प्रतिबंधित एंजाइमों के जीन मिलते हैं। तो ये भी प्रतिबंधित एंजाइम है सब, लेकिन इन सब की क्वालिटी भी पीबीआर में है। ठीक है, तो ये प्रकार के मिलते हैं और ओरा स्थल भी मिलता है। अब है प्रतिबंधित एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है, प्रतिबंधित एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले जिससे भी हमें प्रतिबंधित एंजाइम मिलता है उसका जो हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ सब है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे इस्चेरिचिया कोलाई से हमने कोई प्रतिबंधित एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आणविक कैची, जो भी बोलना चाहते हो वो लिया है। तो सबसे पहले हम इसके नाम का पहला लेटर जो है उसका कैपिटल में लिखेंगे, उसको कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद इसकी जो स्पीशीज है उसके 2 लेटर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फिर अगर इसका कोई स्ट्रैंड है, विभेद है, स्ट्रैंड क्या होते हैं, इस जाति की भी कोई उपजाति, जैसे हम क्लासिफिकेशन में भी लिखते हैं ना भाई, एक तो वंश होता है, उसके बाद जाति होती है, फिर जाति के बाद भाई वर्ग, गण, ये भी तो आते हैं। तो इसकी कोई स्ट्रैंड है, जैसे कि हमें एक इको R1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो R स्ट्रैंड था तो हमने R लिख दिया, और फिर ये कौन से नंबर पे आया है ये हम उसको रोमन नंबर में लिखते हैं। अगर पहले नंबर पे इसको निकाला था तो इसको 1 दे देंगे, दूसरे नंबर पे निकाला तो 2 दे देंगे, तीसरे पे ये रोमन में लिखना है। ये बात ध्यान रखनी है कि ये रोमन में लिखना है। अब आपको एक एग्जाम्पल देना है। अच्छा, इस सवाल को किसी और तरह से भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, बोर्ड है, वही मैंने कहा, वो आपका दिमाग देखना चाहते हैं। आपको बोल दें कि हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, सुनना, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा से प्राप्त दूसरा या तीसरा कोई भी आपको संख्या दे दे, दूसरे प्रतिबंधित एंजाइम का नामकरण आप कैसे करोगे।
ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या एस्चेरिचिया कोलाई का ही दे दे, लेकिन एस्चेरिचिया कोलाई क्योंकि रटा हुआ ऐसा है इसलिए वो दूसरा देगा, या हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा की जगह आपको कोई और दे दे। तो देखो हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा का भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे, ऐसे ही करना है नामकरण जैसे उसका किया। अभी क्या किया हमने, ये तो जो मैंने आपको समझाया वो है, जैसे हीमोफीलिया है तो उसका H ले लेंगे, ले लिया H, ये H ले लिया, उसका H ले लिया, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, H ले लिया। फिर इसकी स्पीशीज कौन सी है, तो इसकी स्पीशीज है इन्फ्लुएंजा, तो उसके 2 लेटर लेने हैं हमको, तो I और N ले लिया। फिर इसका एक विभेद है, उसका नाम है D, D विभेद है इसका, तो D दे दिया इसके साथ, जैसे वहां पे R था यहाँ पे D है। और इसको कौन से नंबर पे निकाला, इसको सेकंड नंबर पे निकाला, तो भाई सेकंड नंबर इसका नाम है, दूसरे तीसरे जिस भी नंबर पे निकाला, दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का। डैश नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, वैसे एनसीईआरटी में कहीं भी डैश नहीं लगा हुआ, तो मेरे हिसाब से आप ना लगाएं, बेटर है। ठीक है, समझ गए, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अब है एक और क्वेश्चन कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या थे, वो मलयालम वाले शब्द जैसे है ना, मलयालम, जिसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो सेम आते हैं। तो क्या होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ऐसे डीएनए अनुक्रम जिन्हें किसी एक विशेष दशा में या दिशा में पढ़ने पर उनका पठन समान आता है। ठीक है, 5 से 3 की तरफ पढ़ो डीएनए को, या 3 से 5 की तरफ बढ़ो, सेम आता है। वह वर्ण या अक्षर का एक ऐसा समूह जिसका शब्द आगे या पीछे से पढ़ने पर शब्द बनता है, उसे मलयालम या कनक, ये दोनों ऐसे शब्द हैं। लेकिन डीएनए के फॉर्म में आप इसकी क्या परिभाषा, ये तो नॉर्मल परिभाषा हो गई, डीएनए के रूप उसमें क्या दोगे, तो डीएनए पैलिंड्रोम से यह तात्पर्य है, ये रही परिभाषा यहाँ से, डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्म यानी कि नाइट्रोजनिक बेस ऐसे अनुक्रम जिसे पढ़ने का अभिविन्यास समान हो। अभी अभिविन्यास शब्द आपको गलत लग रहा है तो ऊपर वाला शब्द ले लो। कैसे, ऊपर वाले से नीचे वाली डेफिनेशन बना सकते हो, डीएनए के ऐसे क्षारक युग्मों का अनुक्रम जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर समान अनुक्रम आए, उसे हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए खंड कहते हैं। जैसे 3 से 5 की तरफ पढ़ोगे डीएनए के तो भी वही आए, और 5 से 3 जैसा हमें एक ई को R1 में मिलता है, ये देखो GAATTC। ठीक है, इसका दूसरा पेयर क्या बनेगा, ये तो कौन सा डैश हो गया भाई, ये कौन सा डैश हो गया, ये हो गया, मान लो ये 3 से 5 है। अब इसका दूसरा अनुक्रम क्या बनेगा, ये वाला 3 से 5, ये डीएनए बना दिया मैंने। यहाँ पे क्या आएगा, G, यहाँ पे G, यहाँ पे G, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे C। तो अब मैं 3 से 5 की तरफ पढ़ रही हूँ तो भी GAATTC आ रहा है, और फिर 3 से 5 की तरफ, 3 इधर है ना, तो G, यहाँ पे A आना चाहिए, मैंने गलत लिखा है, GAATTC। तो दोनों खंडों को जब हम पढ़ें 5 से 3 की तरफ या 3 से 5 की तरफ, तो रीडिंग सेम आनी चाहिए, उससे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक उदाहरण दे दो, जैसे मैंने दे दिया, बात खत्म। ठीक, तो ये इस पे सवाल आ सकता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1-1, 2-2 नंबर में ऐसे सवाल बड़े आते हैं। तो आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा जो मॉडल पेपर में आए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और मैंने कहा कि भाई प्रतिबंधित एंजाइम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, PBR 322 अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको नहीं भूलना है। ठीक है, बिल्कुल, वर्णात्मक वाला काफ़ी है वैसे, लेकिन ये सब इंटरलिंक्ड है, जो आने के चांसेस है एनसीईआरटी से रिलेटेड वो मैंने आपको बताए हैं, और MCQs तो करने ही हैं, उससे बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए